पहचान। डिजिटल किसान के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, एक ऐसा देश जहां की अधिकतम आबादी गांवों में बसती है। हमारे किसान भाई बहन गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर दिन रात मेहनत करके धरती को रोपते और सींचते हैं, तब कहीं जाकर खेतों में फसल लहलाती है। किसानों की इस मेहनत को बाजार में वाजिब दाम मिले, उनकी कमाई में इजाफा हो और सभी सरकारी योजनाओं का फायदा हमारे किसान भाई बहनों तक समय पर पहुंचे, इसके लिए जरूरी है डिजिटल लिटरेसी। और हमारे किसानों को डिजिटल लिटरेट बनाता है हमारा यह प्रोग्राम डिजिटल किसान। हम इस प्रोग्राम के जरिए न सिर्फ किसानों को डिजिटली साक्षर बनाते हैं, बल्कि उनकी एग्रीकल्चर से जुड़ी तमाम उलझनों को भी सुलझाते हैं। प्रोग्राम डिजिटल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी त्यागी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारा ये प्रोग्राम 3 सेगमेंट्स में बटा हुआ है। पहला है डिजिटल पाठशाला, इसमें हम ऑनलाइन ऐप्स और उनके यूजेस के बारे में बात करते हैं। दूसरा है अर्थनीति, यहाँ बैंकिंग और ट्रेडिंग की बात होती है। वहीं तीसरा और आखिरी सेगमेंट है सरकारी योजनाओं से लाभ, जिसमें हम किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। डिजिटल किसान की डिजिटल पाठशाला में आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐप की जिसका नाम लेने भर से मन में खुशी की लहर दौड़ने लगती है, और उस ऐप का नाम है उमंग ऐप। क्या है उमंग ऐप और केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से इसे लॉन्च किया, ये किस तरह की सर्विसेज अपने यूजर्स को मुहैया कराता है, आज सब कुछ जानेंगे अपने एक्सपर्ट साहिल गोयल जी से, जो पहले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साहिल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो जैसा कि आज हमने दर्शकों को बताया कि हम बात करेंगे उमंग ऐप की, तो पहला सवाल यही है कि उमंग ऐप आखिर है क्या? उमंग ऐप की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अगर आप इसकी फुल फॉर्म को देखते हैं तो आपको एक पता लगेगा कि एक न्यू एज जनरेशन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जितनी भी हमारी गवर्नेंस की एक्टिविटीज़ हैं उसको हम पेपरलेस लेके आएँ, कम टाइम फ्रेम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी करते हुए यूज़ कर सकें। क्या कुछ फायदे हैं उमंग ऐप के? अगर आप देखते हैं तो ये इंटरनेशनल एक रिकॉग्नाइज्ड मोबाइल एप्लीकेशन है भारतीय सरकार की। इसमें अगर आप देखते हैं तो भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत के अंदर जो सर्विसेज दी जाती हैं 21,000 से प्लस जो सर्विसेज हैं इसके अंदर संचालित की जाती हैं। इसके अलावा भारत के जो 300 प्लस डिपार्टमेंट हैं उनकी सर्विसेज भी इसके यहाँ दी जाती है। तो इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि पेपरलेस एक्टिविटीज़ के अंदर कम से कम टाइम फ्रेम के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के तहत कार्यरत हो और लोगों को इसका लाभ मिले। जो भारत की सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो फार्मर से रिलेटेड है, चाहे वो स्टूडेंट से रिलेटेड है, उनका भारतीय नागरिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ले सकें। क्या कुछ वो मेन जो सर्विसेज हैं वो क्या कुछ है जो हम इसके अंदर ले सकते हैं? देखिए, अगर मेन सर्विसेज की बात करते हैं तो जैसे अगर हम मान लें EPFO की सर्विसेज हो गई, वो इसके अंदर बहुत मुख्य रूप से संचालित की जाती है। इसके अलावा इंडियन आर्मी से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज होती हैं वो इसके अंदर संचालित की जाती है। फार्मर, हमारे भारतीय किसानों को जो गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडीज दी जा रही हैं या कोई नॉलेज उनको दी जा रही है, उससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, मनरेगा की सर्विसेज हो गई, वो सारी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं वो सब यहाँ पे जो है लिंक्ड होते हैं और उनके द्वारा की जाने वाली कोई भी एक्टिविटीज़ को भारतीय नागरिक जो है उसका यूज़ ले सकता है। चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस ऐप को डाउनलोड कैसे किया जा सकता है। आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। जाने के बाद अगर आप वहाँ पे उमंग ऐप लिखते हैं तो वहाँ पे आपको उमंग लिखा हुआ आता है। उसके बाद अगर आप नीचे में देखेंगे तो वो भारतीय जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा संचालित किया हुआ होता है। उसको डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछता है। मोबाइल नंबर पे करने के आप रजिस्टर करते हैं, आपके मोबाइल पर एक OTP आता है। OTP आने के बाद आप अपनी लैंग्वेज जो है सेलेक्ट करते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे एक एमपिन का एक ऑप्शन और आता है। एमपिन का ऑप्शन इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब भी आप इसके थ्रू कोई भी एक्टिविटी करेंगे, कोई पेमेंट करेंगे या कोई डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करते हैं तो उसके कारण वो आपसे एमपिन जरूर मांगेगा। एमपिन डालने के बाद, वेरीफाइड होने के बाद आप जो है इसके अंदर जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको देख सकते हैं और उसका यूज़ ले सकते हैं।
यूटिलिटी और हेल्थ के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा? जैसे यूटिलिटी में हम बात करते हैं तो बिल पेमेंट्स की बात होती है। जितने भी हमारे बिल के जो पेमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं वो हम इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पेमेंट करना है, पेमेंट हमें करना है, जैसे हमारा इंश्योरेंस है, गाड़ी का इंश्योरेंस है, ठीक है, या हमारा 2 व्हीलर का कोई इंश्योरेंस है, तो हम जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विभाग के अंदर जाके मेरे को जिस विभाग के अंदर मेरे को पेमेंट करना है मेरा व्हीकल का, मैं उसका पेमेंट कर सकता हूं। इसी तरह अगर मेरे को हाउस टैक्स पे करना है तो मैं हाउस डिपार्टमेंट में जाकर अपना हाउस टैक्स की पेमेंट कर सकता हूं। एज ए इंडिविजुअल मेरे को इनकम टैक्स की पेमेंट करनी है तो मैं इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में जाकर अपनी यूटिलिटी मतलब अपना जो कर का भुगतान है मैं यहां से कर सकता हूं। इसी तरह बहुत से भुगतान है, जैसे बिजली का भुगतान है वो भी मैं इसके थ्रू कर सकता हूं। तो यूटिलिटी के केस में अगर आपके जितने भी आपके भुगतान है जो आपको गवर्नमेंट से आपको करने होते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जैसे अगर आपने कोई पेंशन योजना ले रखी है भारतीय सरकार से और आप पोस्ट ऑफिस में ये पेमेंट करना चाहते हैं, वो सब भी एक्टिविटीज जो है आप यहाँ पे इसके थ्रू कर सकते हैं। रही बात जैसे हेल्थ की, तो हेल्थ के केस में क्या होता है कि भारत के जैसे कार्ड चलते हैं, जैसे अभी आयुष्मान योजना चल रही है या बच्चों के लिए कोई सरकारी योजना चल रही होती है, तो उसके बारे में भी जो है इस ऐप के अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में जाकर आप वहां पे देख सकते हैं कि भारतीय जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या स्कीम्स जो है चला रही हैं और उसके तहत कब कब कौन से टीकाकरण होंगे। फिर इसके अलावा और फैसिलिटीज की हम बात करें तो वो क्या कुछ है? जैसे मान लीजिए कि एज ए स्टूडेंट है, मेरे को सीबीएसई में मेरी कोई मार्कशीट के लिए अप्लाई करना है, मेरी मार्कशीट्स गुम गई हैं, तो मैं वहां पे अपनी मार्कशीट डुप्लीकेट मार्कशीट है उसके लिए भी अप्लाई कर सकता हूं। कहीं किसी डिपार्टमेंट में जॉब्स निकली हुई हैं तो मैं उसके लिए भी जो है वहां पे अप्लाई कर सकता हूं। तो ये अदर भी छोटी छोटी यूटिलिटीज है जिसका मैं यहाँ पे बेनिफिट ले सकता हूँ। तो अगर मैं फार्मर्स की बात करूँ, किसानों की बात करूँ, तो किसान भाई बहनों के लिए ये किस तरह से उपयोगी है? किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी ऐप है। अगर आप इसके अंदर हम इसके फार्मर के सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे हमें पूरे भारत के जितने भी हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके बारे में जानकारी मिलती है सबसे पहले तो। इसके अलावा अगर मान लीजिए मेरे को फर्टिलाइजर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या मेरे को जानकारी हासिल करनी है तो वो यहाँ पे मुझे मिलती है। सोइल के बारे में जो है मुझे पता लगता है कि सोइल की टेस्टिंग के बारे में मुझे केंद्र के बारे में पता लगता है और वह उसको कर सकता हूं। इसके अलावा अगर मान लीजिए मुझे इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर माल को बेचना है करना है तो उसके लिए भी बिडिंग और केंद्र जो है इसके अंदर बताए जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका डीडी किसान चैनल है वो भी इसके अंदर लिंक किया गया है। तो अगर किसान जो है अगर मान लीजिए कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो फार्मर सेक्शन के अंदर जाकर अगर वो न्यूज के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहां पे डीडी किसान का जो चैनल है वो ओपन हो जाता है और उसके बाद वो उस चैनल के अंदर जितनी भी यूटिलिटी जानकारी है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये तो उमंग ऐप में एक बहुत खास बात है कि आप डीडी किसान को भी वहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर बात करें साहिल जी, हम क्योंकि किसानों की ही बात कर रहे हैं, आपने बताया बिडिंग का ऑप्शन भी है, तो क्या वहाँ पर बिडिंग खुद जाकर किसान कर सकते हैं? क्या इसका रहता है? किसान खुद जाके बिडिंग नहीं कर सकते। जैसे उनको क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में पता लगता है कि अगर मान लीजिए मैं राजस्थान का व्यापारी हूँ और मुझे महाराष्ट्र में माल बेचना है तो मुझे अगर महाराष्ट्र के डिपार्टमेंट के बारे में पता होगा या वहाँ के रेट्स के बारे में पता होगा तभी मैं उसके बारे में सोच पाऊंगा। तो मुझे पूरे भारत के अंदर जो बाजार चल रहा है, बाजार भाव चल रहा है, उसके बारे में मुझे जानकारी मिलती है। तो इस हिसाब उससे मैं जो है अपने लिए जानकारी हासिल कर कर उचित भाव भी ले सकता हूं। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग के बारे में भी पता लगता है, तो उससे मैं क्या कर सकता हूं कि अपनी फसल को पहले भी काट कर बाजार के अंदर बेचना चाहता हूं तो वो मैं चीजें कर सकता हूं। तो इस तरीके से जो है सभी विभागों की एक ही जगह जानकारी जो है मैं हासिल कर सकता हूं। साहिल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से उमंग ऐप के बारे में और क्या कुछ जानकारी आप हमारे किसान भाई बहनों को देना चाहेंगे? देखिए, उमंग ऐप जो है एक बहुत ही अच्छा एक टूल है अगर आप लोग बहुत अच्छे से नॉलेज लेके काम करना चाहते हैं। जैसे अगर विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी इसके अंदर बहुत से स्किल एंड डेवलपमेंट के लिए सेशन चलाए जाते हैं। अगर उनको कोई नई स्किल सीखनी है, जैसे डिजिटल इंडिया के लिए ही हम बात करते हैं, उनको कुछ ग्राफिक्स सीखना है, कंप्यूटर सीखना है, तो गांवों के अंदर क्या है, उमंग ऐप के जरिए भारतीय गवर्नमेंट जो करती है कि वीडियोज डालती, उन वीडियोस के थ्रू, नॉलेजफुल वीडियोस के थ्रू विद्यार्थी जो है नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं और अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं आगे के लिए। इसी तरह जैसे हमने फार्मर की बात करी तो फार्मर्स के लिए क्या रहता है कि फर्टिलाइजर, सोइल टेस्टिंग, नए नए किसानों को या ऑर्गेनिक तरीके से कैसे वो खेती कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, किसान बीमा योजना के बारे में इसके अंदर बताया जाता है। तो इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं वो उसको एक जगह लाया जाता है और उसको पता लगता है कि हाँ ये मेरे पास ऑप्शन है और अच्छे ऑप्शन है जो एक्सपर्ट के द्वारा बताया जाता है। तो इससे वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, अपनी स्किल को इम्प्रूव करके
अच्छे से मुनाफा कमा सकता है। बिल्कुल, ये आपको अपग्रेड करता है। साथ ही एक बार फिर दोहरा दूं कि 314 डिपार्टमेंट इससे जुड़े हैं और 21,000 सर्विसेज एक अकेला ऐप आपको मुहैया कराता है। तो आज ही उमंग ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो अब बढ़ेंगे अपने दूसरे सेगमेंट अर्थनीति की ओर, जिसमें आज बात होगी, बिल्कुल बताएंगे क्या बात होगी, लेकिन इसके लिए करना होगा आपको बस थोड़ा सा इंतजार। जल्द हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। HY की तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। दिल खुशी से दम के आज, गन्ना हुआ मोथा से आजाद। पौधों का लहराना, फसल का खिलना, सेम्प्रा ने किया कमाल। दम से मारा, चमके काटा, ऐसा बार किसी ने न देखा। सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत चमकाया। मोथे का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है डीडी किसान पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिजिटल किसान। इस सेगमेंट यानी अर्थनीति में आज बात होगी PF यानी प्रोविडेंट फंड की। तो एक बार फिर रुक करते हैं अपने एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा सेगमेंट, जिसका नाम है अर्थनीति। साहिल जी, आज का हमारा टॉपिक आपको पता ही चल गया है कि आज हम बात करने वाले हैं PF पे। तो क्या है PF? इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कर्मचारियों को सेविंग के लिए प्रोत्साहित करें। लेकिन क्या होता है कि कर्मचारी कई वक्त जो कम सैलरी वाले कर्मचारी होते हैं वो सेविंग नहीं कर पाते हैं। तो इस स्कीम के जरिए क्या करते हैं, कर्मचारी अपनी सेविंग भी कर पाते हैं, उस सेविंग के ऊपर वो ब्याज भी ले पाते हैं, और भविष्य में उनके ऊपर अगर मान लीजिए कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो उस फंड का यूज करके वो अपनी परेशानी को कम कर सकते हैं या सोल्व कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो है भारतीय निधि फंड, अगर हम इसे बोलते हैं, तो वो उसका बनाया गया था। PF को देखिए रेगुलेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसकी पूरी देखरेख करती है कि भारतीय कर्मचारी निधि जो ये फंड है इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही जो है देखरेख किया जाता है। इसके अलावा जैसे हमने इसके अंदर जो हम जमा करते हैं उसके ऊपर जो हमें ब्याज मिलता है उसकी जो देखरेख अगर आप करते हैं या उसके ऊपर अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो वो RBI लेती है। साहिल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या हर कंपनी PF काटती है अपने कर्मचारियों का? हर एक कंपनी एलिजिबल है इसके लिए, या कुछ इसके लिए भी रूल्स रेगुलेशंस हैं? जी, इसके लिए भी देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन है। देखिए कंपनीज की अगर हम बात करते हो तो कंपनीज में एम्प्लॉइज की संख्या अगर हम देखते हैं तो 1 से लेके 5,000 10,000 तक होती है। इसके लिए अगर आप मिनिमम जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा वो 20 कर्मचारियों का है। अगर कहीं पे 20 कर्मचारियों से ज़्यादा कर्मचारी होते हैं तो उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है PF काटना कंपलसरी होता है। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है उसके अंदर। दूसरी अगर आपके लिए कंडीशन अगर हम लेके चलते हैं तो उन कर्मचारियों में जिनकी सैलरी 15,000 से कम अगर सैलरी होती है उन कर्मचारियों का भी आपको PF काटना कंपलसरी होता है। 15,000 से ऊपर अगर इनकी सैलरी है तो वहां पे वो ऑप्शनल दे दिया जाता है कि वो अपना PF कटा भी सकते हैं या नहीं भी कटा सकते। लेकिन 15,000 से जिनकी सैलरी कम है तो गवर्नमेंट चाहती है कि जिनकी सैलरी कम है लेकिन वो अपनी अलग से एक सेविंग कर पाएं,
इसलिए वो एक वहाँ पे एक ऑप्शन दे के चलते हैं। पीएफ जो है उसको डिजिटली आप कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? कौन सा वो ऐप है जिसको इंस्टॉल किया जाए आपके फ़ोन में, जिससे कि जो आपने अकाउंट खुलवाया है पीएफ का, आप उसको मॉनिटर कर सकें? सबसे पहले गवर्नमेंट का जो ईपीएफओ ऐप है वो तो है ही है। आप ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाके जो है ये सब चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी हमने अर्लियर बात की थी उमंग ऐप के बारे में, उमंग ऐप के अंदर भी जो है इसका एक ऑप्शन दिया गया है, भारतीय जो निधि है इसको हम वहाँ पे जाके जो है अपना अकाउंट जो है देख सकते हैं और वहाँ से हम जो है अपने पीएफ बैलेंस को संचालित भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी केवाईसी ज़रूरी होगा साहिल जी? केवाईसी बिल्कुल जरूरी होती है। जब हम कर्मचारी के रूप में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो हमारी केवाईसी करवाई जाती है वहाँ पे, लेकिन जोन से ऑर्गेनाइजेशन में हम जुड़ते हैं जब उनकी केवाईसी ईपीएफओ के अंदर होती है तो वो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो वापस वहाँ पे अपलोड करते हैं और उसके बाद एक यूएएन नंबर जनरेट करते हैं। यूएएन नंबर होता है आपका यूनिक अकाउंट नंबर। ये आपका एक बैंक अकाउंट की तरह ही एक यूनिक नंबर होता है जो आपका ईपीएफओ में खुल जाता है। इसी से आपकी जितनी भी भविष्य से रिलेटेड, पीएफ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है इसी अकाउंट के थ्रू होती है। बिल्कुल, यहाँ पर यह भी जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये जो कंपनी द्वारा काटा जाता है पीएफ, तो जो शेयर रहता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, वो क्या रहता है यहाँ पे? पहले हमने क्राइटेरिया बात की कि 15,000 से कम की अगर हम बात करते हैं तो 15,000 से अगर हम कम की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर जो उसकी बेसिक सैलरी होती है, बेसिक प्लस डीए, हम उसको दोनों को लेके चलते हैं, जो इसकी बेसिक सैलरी होती है और डीए उसको मिलाकर जो उसका 12% जो होता है वो जो दोनों साइड से डिडक्ट होता है, एम्प्लॉय की साइड से भी और एम्प्लॉयर के साइड से भी। मतलब कि जितना डिडक्शन एम्प्लॉय का हो रहा है उतना ही डिडक्शन जो है एम्प्लॉयर अपने एंड से जमा करता है। मान लेते हैं हम ये अमाउंट की 2,000 रुपये, अगर मेरा 12% निकल रहा है तो 2,000 रुपये ही जो है एम्प्लॉयर जो है मेरे अकाउंट में जमा कराएगा। तो मेरे अकाउंट में जो है टोटल 4,000 रुपये हर महीने जो है जमा होंगे। आपने जिक्र किया इससे पहले यूएएन का, क्या है यूएएन और इसको क्यों दिया जाता है किसी एम्प्लॉय को? यूएएन नंबर जैसे यूनिक अकाउंट नंबर की बात कर रहे हैं हम, ये जब हम ईपीएफओ में हमारा रजिस्ट्रेशन करते हैं तब ये जनरेट होता है। कर्मचारियों के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, उनकी ज्वाइनिंग डेट वहाँ पे मेंशन की जाती है। उसके बाद जो है यूएएन नंबर जनरेट हो जाता है। यूएएन नंबर होता है आपका बैंक अकाउंट की तरह ही एक नंबर होता है, आपका एक खाता वहां पे खुल गया है। अब जब भी आपका एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का डिडक्शन होगा महीने के एंड में, वहां पे 4,000 रुपए आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। उस 4,000 के ऊपर आपको ब्याज भी मिल रहा है, तो उसके सारी बैलेंसिंग को चेक करने के लिए एक खाता आपको दिया जाता है और अकाउंट नंबर दिया जाता है, जो आप वेबसाइट पे जाकर या उमंग ऐप के अंदर जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं और कितना आपको बैलेंस मिल रहा है, क्या आपका अभी करंट बैलेंस है, वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर पीएफ अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो क्या इसका कुछ लेना देना आपके जो बैंक अकाउंट होते हैं उससे भी होता है? आपकी जो सैलरी आती है वो आपकी पीएफ का अमाउंट कट के ही आता है। जो एम्प्लॉयर होता है उसके यहाँ पे जो एचआर डिपार्टमेंट होता है या जो सीनियर डिपार्टमेंट होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपका सैलरी जो है डिडक्ट करके ही आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है। मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 2,000 रुपए दोनों अकाउंट से कटते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर से, तो वो 2,000 रुपए ऑलरेडी आपके अकाउंट से डिडक्ट करके पहले वहाँ पीएफ डिपार्टमेंट में जमा कराएगा और आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट करेगा। बिल्कुल, ये एकदम एक अलग अकाउंट होता है जिसमें कि एक शेयर आपकी कंपनी डालती है और एक शेयर आपका अपना होता है। तो यहाँ पर ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि जब आप सेविंग्स करते हैं तो आपको लगता है, और वो भी सरकार के थ्रू कोई सेविंग करते हैं, तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? साहिल जी। जी बिल्कुल, देखिए जो हम सेविंग कर रहे हैं उसके ऊपर हमें ब्याज बिल्कुल मिलता है। गवर्नमेंट की ओर से जो भी ब्याज डिसाइडेड है वो 7.5 से 8.5% तक के बीच में डिसाइडेड है। अगर हम देखते हैं तो आरबीआई क्या करता है, हर क्वार्टरली इसकी समीक्षा भी करता है। तो क्या होता है कि 0.25 या कई बार 0.30 के आसपास ये बढ़ता या घटता रहता है। अभी ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 7.5 से 8.5% तक के बीच में हमें जो है इसका ब्याज मिलता है। साहिल जी, यहाँ पर ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जब आप पीएफ अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो क्या कुछ है, और अगर मैच्योरिटी पीरियड से पहले हम इस पीएफ को निकलवाना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर है? मैच्योरिटी का मैंने हो गया कि अगर आप पीएफ लगातार जमा कराए जा रहे हैं तो भारत की जो सरकार है उसके हिसाब से रिटायरमेंट जो एज है वो 58 ईयर मानी गई है। तो 58 ईयर तक जो है आपका ये जो पीएफ अकाउंट है वो संचालित रहेगा, एक्टिव रहेगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप 58 ईयर तक लगातार उसके अंदर आपका काम कर रहे हैं, आप वर्किंग में हैं और आपका पीएफ आ रहा है, तो ये आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा और आपको उसके हिसाब से ब्याज भी आपको
मिलता रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मिनिमम टाइम फ्रेम की बात करें, मैंने 1 साल नौकरी करी और अगले साल मेरे को पैसों की जरूरत पड़ गई, तो तब भी मैं इस पैसे को विड्रॉ कर सकता हूं, मुझे विड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक छोटी सी बात मैं जरूर ध्यान रखने के लिए कहना चाहूंगा कि अगर आप 5 साल से पहले पीएफ का अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाता है। मतलब जो भी आपका अमाउंट, जो भी आपने इंटरेस्ट के रूप में इनकम जनरेट करी, वो पूरी की पूरी आपके टैक्सेबल इनकम के रूप में जनरेट होगी। 5 साल के बाद अगर आप उसको विड्रॉ करते हैं तो वो पूरा का पूरा पैसा टैक्सेबल नहीं होता है, वो पूरा का पूरा आपको टैक्स रिलीफ मिलता है उसके ऊपर। जैसा कि जितने भी हमारे आज की डेट में डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब कहीं ना कहीं आधार से लिंक होते हैं, तो क्या ये जो अकाउंट है वो भी आधार से लिंक किया जाता है? जी बिल्कुल, जो यूएएन नंबर है आपका, ये ईपीएफओ का जो अकाउंट है वो भी हमें जो है आधार से लिंक करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण यही है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें जो आधार और पैन, जहां पे भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो वहां पे आधार और पैन एक्टिव रहे और वो लिंक्ड रहे, इसलिए इसको भी करना जरूरी है। तो साहिल जी, बहुत कुछ जान लिया हमने पीएफ के बारे में और काफ़ी अच्छी एक तरीका है सेविंग का। अगर बात की जाए, अगर कभी किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, कहीं कोई कंप्लेंट करनी है, तो वो क्या तरीका है, कहाँ पे कंप्लेंट की जा सकती है इसकी? ईपीएफओ के जो है जगह जगह डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उमंग ऐप के थ्रू भी आप जो है ईपीएफओ को, आपका जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो अगर आप जो है इसको कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए कोई लिखित में कंप्लेंट करनी है तो उसके हर एरिया, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो शादरा में ऑफिस है, तो आप वहाँ पे जाके लिखित रूप से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी विड्रॉल से रिलेटेड परेशानी आ रही है, या अगर आपको कोई पीएफ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ भी मेरे में कितना अमाउंट आपका डिडक्ट हुआ, या आपको ब्याज से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे जो है आपका पूर्ण रूप से निराकरण करा जाएगा। तो पीएफ ना सिर्फ एक सेविंग का अच्छा तरीका है, बल्कि ये आफ्टर रिटायरमेंट आपकी पेंशन का भी काम करता है। तो आपको यही सलाह दूंगी कि अपना जो पीएफ है वो ज़रूर कटवाएं कंपनी के साथ जुड़कर। साहिल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इतनी अच्छी हमें जानकारी दी है, उमंग ऐप से रिलेटेड डिजिटल पाठशाला में हमें जानकारी दी है, जिसमें कि 21,000 सर्विसेज हमारे जो दर्शक लोग हैं वो एक ही ऐप पे ले सकते हैं। साथ ही साथ आज हमने पीएफ के बारे में आपसे जाना और बहुत आसान तरीके से आपने पीएफ के जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे दर्शकों को बताए हैं, और उस पीएफ को भी आप उमंग ऐप से ही इसकी जो सर्विसेज हैं वो ले सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी साझा की। थैंक यू सो मच। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के अपने नेक्स्ट सेगमेंट में यानी सरकारी योजनाओं से लाभ में जानेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जिसने किसानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसके जरिए वो देश भर की मंडियों से जुड़कर अपनी फसल को मुनासिब दाम पर बेच और खरीद सकते हैं। जानेंगे योजना का नाम और इस योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है इस ब्रेक के बाद। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। एक बार फिर स्वागत है आपका प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो आपका इंतजार करते हैं खत्म और बताते हैं क्या है आज की योजना। आज की योजना का नाम है ई-नेम। तो देखते हैं योजना से जुड़ी ये जानकारी। मोदी सरकार ने शुरू से लेकर अब तक किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। खासतौर से फसलों का वाजिब दाम दिलाने के सिलसिले में कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नेम भी इसी दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार पोर्टल है
जो देश भर में मौजूद मंडियों को ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ता है। यानी आप घर बैठे फिंगर टिप के जरिए एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहे भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा भी कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। इनाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन इनाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। इनाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल को खुद प्रधानमंत्री ने की थी। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि क्या इनाम एपीएमसी मंडियों को कारोबार से बाहर कर देगा? जवाब है नहीं, बल्कि ये तो मूल रूप से किसान की पसंद को ही आगे बढ़ाता है। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है, यहाँ तक कि अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों तक इसका विस्तार हो चुका है और 175 फसलों को इस पर खरीदा और बेचा जा सकता है। देश भर की 1000 मंडियां इससे जुड़ चुकी हैं, जिनमें 585 पुरानी एपीएमसी मंडियां जबकि 415 नई एपीएमसी मंडियां हैं। सबसे ज्यादा 144 मंडियां राजस्थान की हैं, उसके बाद 125 उत्तर प्रदेश की, 122 मंडियां गुजरात की हैं तो 118 मंडियां महाराष्ट्र की हैं। हरियाणा की 81 तो मध्य प्रदेश की 80 और मंडियां फिलहाल इनाम पर आपको नजर आ जाएंगी। इनाम पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की संख्या 1,75,00,000 के आसपास पहुंच चुकी है। इसी तरह करीब 2 लाख व्यापारी और 1 लाख कमीशन एजेंट भी यहाँ मौजूद हैं। आप चाहे तो किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ बनाकर भी इनाम पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिलहाल 1971 एफपीओ इनाम में शामिल हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक हो चुकी है, जिससे व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और किसानों को बेहतर भाव मिलने की संभावना भी बढ़ी है। तीसरा, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। इनाम से पहले मंडी समितियों के तहत ही एक राज्य की 2 मंडियों के बीच खरीद फरोख्त हो सकती थी। इनाम ने इस बंधन को तोड़ा है और अब किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। इनाम मौसम की भी जानकारी उपलब्ध कराता है, यानी किसानों को घर बैठे ही पता चल जाएगा कि जिस शहर में वो फसल बेचने जा रहे हैं वहाँ मौसम खराब तो नहीं है। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों को मंडियों तक उपज पहुंचाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था। इसी को ध्यान में रखते हुए किसान रथ ऐप की भी शुरुआत हुई। इस ऐप पर परिवहन के साधनों की जानकारी है। जिस किसान के पास परिवहन के साधन हैं और वो उनके माध्यम से कमाई करना चाहते हैं तो इस ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। इसी तरह जिन किसानों के पास फसल है लेकिन परिवहन की सुविधा नहीं है, वो यहाँ से ढुलाई का इंतजाम कर सकते हैं। किसान रथ को भी इनाम से जोड़ा गया है। किसानों को जहाँ भी बेहतर भाव मिलता है वहीं फसल बेच सकता है। बस आपको इनाम की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा और ये बिल्कुल मुफ्त है। उम्मीद करते हैं डिजिटल किसान की आज की हमारी इस पेशकश में दी गई तमाम जानकारी आपके बहुत काम आएंगी। अगर आपके पास कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी सवाल है या आप हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा पता है digital.agrikisan@the
kisan@gmail.com। वादा करते हैं कि नेक्स्ट वीक आपके लिए और नई डिजिटल जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। डिजिटल किसान के प्रायोजक थे